हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें भी मोस्टली इंपॉर्टेंट किसका, तो जीके जीएस का जो पेपर होता है हम उसे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और आज हम जो है चौथा पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कौन सा एग्जाम का, तो जो 21/3/2021 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में किसका, तो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसका हम पेपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कब का, 21/3/2021 का। तो आज चौथा है और इससे पहले मैंने 3 पेपर इसी चैनल पर डिस्कशन कर दिया है। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पैटर्न क्या रहने वाला है और उसका जो कहा जाए कि लेवल क्या होने वाला है, कि किस टाइप का आपको तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहले प्रश्न से आज हम शुरुआत करते हैं, या कहा जाए श्री गणेश करते हैं। चलिए पहला प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न क्या था कि उलूग चाय, कौन सा, उलूग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। उलूग एक प्रकार की चाय की वैरायटी है और इसी पे एक प्रश्न है कि उलूग चाय जो है किस देश में उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी ताइवान। तो इसका जो सही आंसर होगा कि उलूग चाय जो है किस देश में, तो ताइवान देश में जो है उगाई जाती है। कहाँ पे उगाई जाती है, ताइवान देश में इसका उत्पादन होता है, या वहाँ पे इसके जो है फसल उगता है। अब बात कर ले उलूग चाय के बारे में बात कर ले, तो उलूग चाय मुख्यतः ताइवान और चीन में उगाया जाता है। कहाँ पे, ताइवान और चीन दोनों जगह पे जो है ये मुख्य रूप से उगाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ताइवान दिया हुआ था तो इसका सही आंसर ताइवान हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर ताइवान को हटा करके अगर यहाँ पे चीन रहता, यहाँ पे चीन दे दिया गया रहता, तो इसका सही आंसर हम यहाँ पे क्या दे सकते थे, तो चीन भी दे सकते थे। क्लियर है। तो उलूग चाय कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो ताइवान और चीन में उगाया जाता है। क्लियर है। उलूग चाय का वैरायटी जो है ये स्पेशल है और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बात कर ले, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होती है। क्या होती है, ऑक्सीडाइज्ड चाय होती है, जिससे इसके लाभप्रद गुणों के लिए जाना जाता है। मेनली इसका क्या है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड जो है एक तरह से चाय का प्रकार है, इसलिए जो है इसे मुख्यतः से एक तरह से इस पर प्रश्न भी आपको देखने को मिला है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार, निम्न में से कौन से मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सुरक्षा का जो अधिकार होता है ये जो है कब, आपातकाल के वक्त भी गवर्नमेंट चाह करके भी या इसे समाप्त नहीं कर सकता है। क्लियर है। तो यानी जीवन की सुरक्षा का जो कहा जाए कि हमारा मौलिक अधिकार है उसे जो है गवर्नमेंट का, तो जब मूल अधिकार की बात आ जाए और आपातकाल का बात आ जाए तो ये अधिकार को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब चलिए कुछ बात कर ले कि अनुच्छेद 358 में कितना, अनुच्छेद 358 में मूल अधिकार कितना, अनुच्छेद 358 में एवं अनुच्छेद 359 में राष्ट्रीय आपातकाल का में मूल अधिकार पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया गया है। यानी अनुच्छेद 358 और 359 में जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कि उस समय जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में अगर कभी लागू होगा तो उस समय कौन से अधिकार को बनाया रखा जा सकता है, किन्हें जो है सरकार फ्रीज कर सकती है यानी ख़त्म कर सकती है, तो उनके बारे में कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में मिलेगा। जीवन की सुरक्षा का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। किसमें, अनुच्छेद 21 में आपको जीवन की सुरक्षा के बारे में जो मूल अधिकार है उसका चर्चा आपको संविधान के अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए, ताकि हमारा एक जो है तालमेल बन जाए, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ताकि मैं जैसे ही कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए डालो, स्पेशली अभी बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे क्लास चल रहा है, बिहार पुलिस के जितने भी भाई हैं, जितने दोस्त हैं मेरे, वो हमसे जुड़ जाए। आपको एक से बढ़कर एक कॉन्टेंट यहाँ दिया जाएगा, ताकि जो आगामी एग्जाम है बहुत बड़ी वैकेंसी है और अगले महीने ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सब
सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? अब ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है वर्जिल, ऑप्शन नंबर बी होमर, ऑप्शन नंबर सी क्विंट एनियस, ऑप्शन नंबर डी टाइटस मेसियस प्लोटस। टाइटस मेसियस प्लोटस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, होमर जो है एक यूनानी कवि थे। कौन थे? होमर एक यूनानी कवि थे। होमर की बात करें तो होमर का जो है एक महाकाव्य है, महाकाव्य में इलियड और ओडिसी विश्व प्रसिद्ध है। होमर का दो जो है एक महाकाव्य लिखा है, इन्होंने दो महाकाव्य लिखे हैं। दोनों का क्या नाम है? एक का नाम है इलियड और दूसरा जो है ओडिसी। तो इन्हें मतलब इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है यूनानी लेखक हैं होमर साहब। इन्होंने ही इन दो पुस्तकों को लिखा है जो एक महाकाव्य के रूप में है। क्लियर है? तो कौन है यूनानी कवि? तो होमर है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? यहाँ पे उपभोक्ता का जब आप खाद्य श्रृंखला देख रहे हैं तो वो उस पर्पज से बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर ए बकरी, ऑप्शन नंबर बी घास, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी भेड़िया। तो इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा वो कहलाएगा बकरी। कौन कहलाएगा? बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? कि जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सभी जीव किस में आते हैं? तो वो आते हैं प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता में। जितने भी कहा जाए कि शाकाहारी जीव हैं वो किस में आएंगे? तो वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा बकरी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही। बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। बात कर ले कि जो भी शाकाहारी होते हैं और उत्पादक वर्ग से पोषण प्राप्त करते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे है उत्पादक वर्ग से पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि बकरी क्या चीज़ खा रहा है? घास खा रहा है। तो घास क्या है? ये है उत्पादक। उत्पादक ये जो है उत्पादक वर्ग है। और उत्पादक वर्ग से कौन पोषण प्राप्त करता है? तो जो प्राथमिक वर्ग के श्रेणी में आते हैं उपभोक्ता वही जो है उत्पादक से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो भी मान लीजिए कि जैसे घास उगा तो ये क्या हो गया? उत्पादक। घास को जो खाएगा, घास जो भी खाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रथम उपभोक्ता। और इस प्रथम उपभोक्ता को खा करके जो अपना कहा जाए कि जीवन यापन करे वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। यानी शेर जो है किस में आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। शेर भेड़िया वगैरह सब आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों एक बात जो एनालाइज करने के बाद पता चला, ये जो आज का हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं किसका? तो बिहार पुलिस सिपाही जो 21/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया था। अभी तक का जो भी सिलेबस मैंने देखा इसमें आपको ये वाला पेपर, जब अभी आगे पेपर और भी बढ़ेगा तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम प्रश्नों के हिसाब से काफ़ी जो है एक तरह से न्यूमेरिकल वगैरह भी इसमें से पूछा गया है। तो काफ़ी अगर आप पेपर देखेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा। इसलिए आपको तैयारी उसी लेवल से करना है, ना कि जो भी कोई भी कुछ पढ़ा दे रहा है कि इजीली में 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 20 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। बेसिकली आपको मैं एक तरह से पर्सनली एक गाइड करके बता रहा हूँ कि आप सिर्फ जो है यूट्यूब के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ उसी पर डिपेंड न रहे। प्रॉपर आप किताब से भी तैयारी जरूर करें। आप हाल ही में बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, अभी जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ है, आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पे, चाहे जो भी, ऐसा मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर अच्छे हैं, पर सिर्फ एक माध्यम पे आप सीमित मत रहिएगा और सही गाइडलाइन, सही पढ़ाई आपको एक हिसाब से अपने किताबों से ही करनी है। तो किताब ज़रूर प्रीफर कीजिएगा, किताब से ज़रूर पढ़ाई कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? यानी जब मुगल काल चल रहा था उस समय उत्तर पश्चिम भारत का
का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन, यानी जो हाथ से जो बनाया जाता है, जो कारीगरी की जाती है, उसका उत्पादन और वितरण केंद्र, यानी उसको बनाने वाला और वहाँ से जो है वितरण होता था यानी बांटा जाता था, वो केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमृतसर, जो है मुगल काल का महत्वपूर्ण क्या था? हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल के संस्थापक की बात कर ले तो मुगल काल के संस्थापक कौन थे, यानी मुगल वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है बाबर को। कौन थे? बाबर जो है मुगल काल के मतलब संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? यानी सबसे पहले भूगोल किसने कहा था कि मान लीजिए कि जो भी खगोलीय घटनाएं हो रही थी उन सबको एकत्रित करके किन्होंने बताया कि इसे जो है हम एक भूगोल के नाम से हम जान सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए वान हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी सी इमानुएल कांट, ऑप्शन नंबर डी कार्ल रिटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इरेटोस्थनीज, जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? किस? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है उनका क्षेत्राधिकार यानी उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना और उनकी शक्तियों यानी उनके पावर में इजाफा कौन कर सकता है? जिसका ऑप्शन हम सुन ले। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है संसद ही जो है किसका? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का निर्णय कर सकता है। क्लियर है? अब बात कर ले, केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का भी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास ही है। केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने की भी शक्ति किनके पास है? तो संसद के पास ही ये चीज यह शक्ति है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। ऐसे आप बात कर ले, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? क्वेश्चन पढ़ ले फिर से कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? इसका ऑप्शन देख ले। अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 222, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 224, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ही जो है क्या कर सकता है? भारत का नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। क्लियर है? याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ताप, ऑप्शन नंबर बी मृदा की नमी, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन की प्रकृति और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी इसके लिए क्या क्या चाहिए नियमित करने के लिए? ताप भी चाहिए, मृदा में नमी भी होना चाहिए यानी मिट्टी में जो है नमी भी होना चाहिए और अपवर्तन की प्रकृति भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज जब होगा तभी जो है एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित किया जा सकता है। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारकों में ताप, मृदा की नमी तथा अपवर्तन की प्रकृति आदि को शामिल किया जाता है। क्लियर है? तो यानी ये तीनों चीज होगा तभी जो है अपवर्तन की प्रक्रिया क्या हो पाएगी? नियमित हो पाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है
कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कटक, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कटक। कहाँ पे? कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है स्थित है। कटक कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा, ओडिशा। क्लियर है? तो ओडिशा में ही कटक पड़ता है, वहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। अब बात कर ले, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था उड़ीसा के कटक में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो फिलीपींस में एक जगह है लास बानोस। कहाँ पे? फिलीपींस में एक जगह है लास बानोस, उसी के लगुना में, लास बानोस के लगुना में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के बारे में पूछेगा तो आपको 3 तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। या तो आपसे पूछ ले कि फिलीपींस में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्या फिलीपींस में है, या फिर फिलीपींस के जगह वो देख सकता है लास बानोस दे सकता है, या फिर वो लगुना दे सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पे? कटक उड़ीसा में, अंतर्राष्ट्रीय तो फिलीपींस में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका यानी PIL, PIL ये अक्सर आप लोग सुनते हैं कि फलने इश्यू पे जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया गया है। तो वही PIL के बारे में बात किया जा रहा है कि इस PIL की शुरुआत करने वाले जस्टिस कौन थे, यानी न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस RN मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस PN भगवती, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस वेंकट स्वामी, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस MH बैग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस PN भगवती जो है सॉरी गाइस, जस्टिस PN भगवती को ही क्या माना जाता है? PIL याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, यानी इन्हीं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। जनहित याचिका PIL मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने का व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, गवर्नमेंट उसमें जो है मतलब कोई दखलंदाजी नहीं कर रही है, तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। और सुप्रीम कोर्ट के पास हम क्या कर सकते हैं? तो हम यही PIL, क्या PIL हम वहाँ पे दायर करेंगे कि हमारा जो है फलाने तरीके से जो है हमारे मौलिक अधिकारों के साथ जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि कहीं पर कहा जाए कि हमारे सम्मान को ठेस लग रहा है। मतलब बहुत सारे इशू, इस टाइप के इशू होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं? मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने में जो है कमी आए तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL दायर कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई, क्या चीज़? नियामत ए खुदाई कहा था। यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बलबन। अब बलबन किस वंश के थे? तो ये मुगल नहीं, ये गुलाम वंश के थे। किस वंश के? गुलाम वंश के शासक थे। ये गुलाम वंश के शासक थे। बलबन किस वंश के थे? गुलाम वंश के शासक थे। बलबन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। किसे? रक्त और लोह, या लोह और रक्त आप जो कह दे, तो ये नीति भी किन्होंने अपनाई थी? तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। बलबन किस वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। इन्होंने अपने आप को क्या कहा था? नियामत ए खुदा भी कहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मेंटल, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी भूपटल, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक अंतरतम, ऑप्शन नंबर डी बाह्यतम अंतरतम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मेंटल को जो है
पृथ्वी का पेरिडोटाइट परत कहा जाता है। किसे? मेंटल को ही पृथ्वी का पेरिडोटाइट पटल कहा जाता है। क्लियर? अगर बात कर ले कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो ये बाहरी परत हो गया, लेकिन इसके आंतरिक संरचना को हम लोगों ने किस में, 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। किस किस में? तो मेंटल में और क्रस्ट में और किस में, तो कोर में बांटा गया है। क्लियर है? ये 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी को मुख्यतः उसके जो आंतरिक संरचना है उसे 3 प्रकार में बांटा गया है, मेंटल, कोर और क्रस्ट में। क्लियर? पेरिडोटाइट परत मेंटल की ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक प्रमुख चट्टान है। क्या है? पेरिडोटाइट क्या है? तो पेरिडोटाइट जो है मेंटल के ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक प्रमुख चट्टान है। अब इस चट्टान की बात कर ले तो इसे ओलिविन एवं पायरोक्सिन आदि खनिज बनती है। इस चट्टान में क्या बनता है? तो ओलिविन और पायरोक्सिन नामक जो है क्या बनता है? तो खनिज का जो निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, विश्व में से निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? निम्न में से किस यूरोपीय जाति कहा जाए, कंपनी कह दिया जाए, ठीक है, तो किस यूरोपीय जाति या कंपनी को जो है इंडोनेशिया में, किसमें, इंडोनेशिया में जो है प्रभुत्व जमाने का मौका मिला था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी डच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डच जो है, इन्होंने ही इंडोनेशिया में अपना प्रभुत्व कायम किया था। डच भारत में भी आए थे लेकिन ज़्यादा समय तक यहाँ पे टिक नहीं पाए थे। यहाँ पे अपना प्रभुत्व किसने जमाया? तो यहाँ पे अंग्रेजों ने जमाया था। पुर्तगाली भी आए, सबसे पहले गए और सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में भारत से वापस गए। लेकिन जो पूरा प्रभुत्व जिस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, उन्होंने राज किया, वो इस तरह से यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए थे। फ्रांसीसी भी आए और कुछ दिन आकर के ये चले गए थे। लेकिन उसी तरह इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में भी ये चारों गए थे, लेकिन वहाँ पे डच ने जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रमुख यूरोपीय कंपनियों में डच ईस्ट इंडीज कंपनी को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। डच पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी। डच जो है पुर्तगाली के बाद भारत आया था और काफ़ी मतलब कम समय में फिर इन्हें वापस भी छोड़ करके जाना पड़ा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना में अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी उस समय अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन्होंने कहा जाए कि एक तरह से तटस्थ देशों की भूमिका निभाई थी, कि मतलब न्यूट्रल देशों की भूमिका निभाई थी। लेकिन कुछ कारण था जिसके कारण जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं, तो वही कारण पूछा जा रहा है। तो कारण इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए धुरी राष्ट्रों की सफलता। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धुरी राष्ट्रों की सफलता की वजह क्या अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहूदियों का नरसंहार के कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर सी पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों के हमला के कारण अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, या फिर राष्ट्र संघ की सफलता के कारण वो शामिल हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्ल हार्बर पर जो है जापानी सैनिकों के हमला के कारण ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सामने से आकर के उसमें शामिल हुआ था। अमेरिका प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ देशों की भूमिका में था, लेकिन अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगर अभी तक ही अगर आप लोगों ने प्रश्नों का अगर देख लिया होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको विश्व का इतिहास पूछा जा चुका है, भारतीय इतिहास पूछा गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका आ गया, पॉलिटी का क्वेश्चन आपको मिल गया। तो किसी एक सब्जेक्ट पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, सभी सब्जेक्ट को समान समय देना है, बराबर समय दे करके आपको ज़रूर जो है एग्ज़ाम में जाना है। खास करके एक बार एक नज़र जो है आप ज़रूर विश्व के इतिहास, विश्व के भूगोल वगैरह में भी एक नज़र ज़रूर डालिएगा, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो हड़प्पा के लोग लोहा धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे। किसका? लोहा धातु का उपयोग करना हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा एक क्या था? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर भी यहाँ से तांबे और सोने चांदी का जो है क्या मिला है? साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी तांबा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सोना का भी प्राप्त हुआ है, अब कांस्य युगीन तो था ही साथ चांदी भी मिला है। क्या मिला है? चांदी भी जो है हड़प्पा में इसका साक्ष्य मिला है, लेकिन लोहा का कोई साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिला है। यानी हड़प्पा के लोग लोहा से काफ़ी अनजान थे, उन्हें जानते नहीं थे। बाकी तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब धातुओं को से वो लोग क्या थे? परिचित थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? यानी लोकसभा का परिसीमन का जो बात किया जाए, परिसीमन का मतलब क्या होता है? उसके क्षेत्र में बदलाव करना। मान लीजिए कोई एक लोकसभा का क्षेत्र है और उसमें मान लीजिए कि एक सपोज डेट मैं बता रहा हूँ कि 20 प्रखंड उसमें शामिल किया गया है, तो उसमें से 20 का 20 ही अभी तक रहेगा, 20 से 19 नहीं हो सकता है और 20 से 21 नहीं किया जा सकता है। यानी उसके क्षेत्र को न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। तो कब तक के लिए जो है किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी 2028 तक, ऑप्शन नंबर सी 2030 तक, ऑप्शन नंबर डी 2032 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा के क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जाए। और कब के अनुसार? तो 1971 की जनगणना के अनुसार ही ये अभी तक किया जा रहा है। कब का? 1971 में जो जनगणना हुआ है उसी अनुसार अभी भी लोकसभा के सीटों का परिसीमन निर्धारित किया गया है। और कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 1861 ईस्वी में, कब? 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? भारतीय परिषद अधिनियम जब 1861 ईस्वी में आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग जो है क्या नहीं थे? तो क्या थे? तो वह उस समय के वायसराय थे। कब? तो 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के वक्त। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए काहिरा में 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी लुसाका 1964 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी अल्जियर्स 1964 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में जो है आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कुल 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। कितना? कुल जो है 25 राष्ट्रों ने इस जो है कहा जाए कि शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी विजयालय, ऑप्शन नंबर डी आदित्य प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम में। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम कौन थे? तो चोल वंश के थे। किस वंश के थे?
चोल वंश के थे। इन्होंने ही तंजौर में राजराजेश्वर जो है शिव मंदिर का जो है निर्माण कराया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड स्टेट किण्वन बायोरिएक्टर, ऑप्शन नंबर सी विलोदित हॉज बायोरिएक्टर, ऑप्शन नंबर डी शून्यक बायोरिएक्टर। तो सबसे ज़्यादा किस बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, तो विलोदित हॉज बायोरिएक्टर। किसका, विलोदित हॉज बायोरिएक्टर जो है इसी का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अब बात कर ले, विलोदित हॉज बायोरिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार बर्तन के समान होता है। किस तरह से होता है, तो बेलनाकार बर्तन के रूप में होता है, मतलब इस टाइप का रिएक्टर होता है। ये इस टाइप का जो है, ये इस टाइप का जो ही क्या होता है, बायोरिएक्टर होता है, विलोदित हॉज बायोरिएक्टर, और सामान्यतः इसी का उपयोग सर्वाधिक किया जा सकता है। इस बायोरिएक्टर में सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप में विशिष्ट उत्पादों, विशिष्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जाता है इस बायोरिएक्टर से, तो पौधों, मनुष्य के कोशिकाओं वगैरह सबको यूज करके क्या किया जाता है, विशिष्ट माल, उसमें कच्चे माल जो है तैयार किए जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि एड्स रोगी में, किसमें, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी गिरावट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए बी लसिकानुओं, ऑप्शन नंबर बी लाल रुधिर कणिका यानी RBC, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC, और ऑप्शन नंबर डी टी लसिकानुओं के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टी लसिकानुओं के अनुसार ही क्या होता है, न्यून प्रतिरक्षा संख्या में गिरावट होता है। क्लियर। एड्स क्या है, तो एड्स जो है HIV नामक विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। किसके कारण, तो सबसे पहले एड्स किससे होता है, तो विषाणु जनित एक रोग है, उसमें भी किसके कारण, तो HIV इसी के कारण जो है एड्स नामक रोग पकड़ता है। HIV कोई बीमारी नहीं है, तो क्या है, एक विषाणु है, और उसका नाम क्या है बीमारी का, तो उसे हम एड्स कहते हैं। एड्स रोगी में शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में निरंतर कमी आती है, जिसका कारण रक्त में CD4+ T सेल्स की संख्या में गिरावट के कारण होता है। एड्स रोगी में शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में निरंतर कमी किसके कारण होता है, तो रक्त में जो है CD4+ का जो है सेल्स का क्या होता है, संख्या में गिरावट के कारण ही उनमें रोग से लड़ने की क्षमता जो है खत्म होने लगती है। क्लियर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न कर ले कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण के, ऑप्शन नंबर बी आवेश संरक्षण के, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संरक्षण के, ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण का। किसका, संवेग संरक्षण, यानी किरचॉफ का जो प्रथम रूल है किस पे, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आत्रव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आत्रव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। तो इसका नंबर सही होगा, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। अब बात कर ले कि मानव जनन ग्रंथियों में स्त्री और पुरुष में जनन ग्रंथियों से भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। इनमें स्त्री जनन ग्रंथियों से क्या क्या, तो एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजॉन और रिलैक्सिन नामक जो है हार्मोन जो है क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। इसमें से एस्ट्रोजन हार्मोन
अत्रव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर पर प्राप्त करते हैं। कौन सा? तो एस्ट्रोजन जो है अत्रव चक्र के समय सर्वाधिक मात्रा में जो है ये बनते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है वंशानुगत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशानुगत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी डी ब्रीज ने, ऑप्शन नंबर सी सटन एवं बावेरी ने, ऑप्शन नंबर डी हर्शल एवं चेज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सटन एवं बावेरी ने जो है क्रोमोसोमवाद का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशानुगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत वाटर सटन और थियोडोर बावेरी ने प्रस्तुत किया था। मेंडल को क्या कहा जाता है? तो इसे वंशानुगति का या अनुवांशिकता का नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। किस पे किया था? तो मटर के 2 दानों से। किसे? मटर के 2 दानों को लेकर के इन्होंने जो है क्या किया था? इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? यानी रचनात्मक जो प्लेट सीमाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन नंबर बी विनाशात्मक प्लेट सीमा, ऑप्शन नंबर सी संरक्षी प्लेट सीमा, ऑप्शन नंबर डी अभिसरण प्लेट सीमा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपसारी प्लेट सीमा। बात कर ले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में हैरी हेंस ने किया था। किसने? हैरी हेंस ने ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था 1960 ईस्वी में। पृथ्वी का भूपर्पटी में अनेक छोटी छोटी प्लेट विद्यमान है जो पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती है। किस पे? एस्थेनोस्फीयर पे जो है तैरती रहती है छोटी छोटी प्लेटें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। तने में कैबियन छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर वाली कोशिकाएं कौन सा है? पीछे की ओर वाली कोशिकाएं कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक जाइलम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक जाइलम, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय फ्लोएम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय जाइलम। कौन सा? द्वितीय जाइलम जो है। पौधे में 2 प्रकार के संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। प्रथम कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। ये 2 जो है उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम क्या करता है? जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज को पदार्थ का संवहन करता है। यानी जल से जो भी चीज़ मिलती है प्राप्त करता है पौधे, उन्हें जो है वो दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करता है। वहीं वो फ्लोएम की बात कर ले तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्रिया होती है उसमें जो चीज़ खनिज वगैरह बनते हैं उसका संवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। पौधे के आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है। यानी पौधे का जो है आयु की गणना किससे किया जाता है? तो जाइलम उत्तक का जो वार्षिक वलय होता है, यानी इस तरह का जो गांठ पड़ता है, इस तरह का जो गांठ पड़ता है किसी पेड़ पे, तो इसी वलय को जो है क्या करते हैं? गिन करके हम इनका आयु की गणना करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर किससे जुड़े रहते हैं? भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर किससे जुड़े रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक बल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्थिर वैद्युत बल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वंडरवॉल बल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंडरवॉल के द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैसों के अणु ठोस के तल से एक दुर्बल बल द्वारा जुड़े रहते हैं। किसका? जो है एक दुर्बल बल है, यानी कमजोर बल रहता है, लेकिन फिर भी उसी के साथ जुड़े रहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? वंडरवॉल बल कहा जाता है। क्या बल कहा जाता है? वंडरवॉल बल कहा जाता है। वंडरवॉल बल एक अत्यंत दुर्बल
असंयोजी रासायनिक बंध है जिसके कारण दो अणु आपस में जुड़कर एक नए अणु का निर्माण करते हैं। यानी मान लीजिए कि दो अणु हैं, इस तरह ये वापस में जुड़कर एक नए अणु का यहाँ पे क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए PEP, ऑप्शन नंबर डी PUPB, ऑप्शन नंबर सी 3PGA, ऑप्शन नंबर डी OAA। इसका सही आंसर होगा PEP जो है केल्विन चक्र में CO2 का क्या है, प्राथमिक ग्राही है। C4 पादपों में CO2 स्थिरीकरण के लिए दो पथ केल्विन चक्र C3 चक्र और C4 चक्र होते हैं। दो चक्र होते हैं, कौन कौन? C3 और C4 चक्र होते हैं। CO2 का प्राथमिक ग्राही 3 कार्बन अणु फास्फो इनोफ्लाइरुपेट यानी जिसे हम PEP कहते हैं और पर्ण मधोतक कोशिकाओं का मौजूद होने के कारण ये क्रिया होती है। तो प्रथम प्राथमिक ग्राही कौन हो जाएगा? PEP हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो 27/3/2022 को ये फायरमैन कर रही है, ये 21/3/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने यहाँ पे किसका, तो जीके और जीएस का हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज थोड़ा सा मतलब आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब था। आज भी मतलब तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ जुड़ाव बन गया है, तो आप लोगों के लिए मेहनत करने में थोड़ा सा तकलीफ भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।